सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय से एक महत्वपूर्ण क्विज देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आज की प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से क्या स्पष्ट होता है। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में क्या स्पष्ट होता है। आपको विकल्प दिए जाते हैं। पहला विकल्प है शासन के उद्देश्य, दूसरा विकल्प है संविधान के स्रोत, तीसरा विकल्प है संविधान को लागू करने की तिथि, और चौथा विकल्प है संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि। तो आपको बताना कि संविधान की प्रस्तावना में, उद्देशिका में इनमें से क्या स्पष्ट होता है। शासन के उद्देश्य, संविधान के स्रोत, संविधान को लागू करने की तिथि और संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि। तो देखिए, पहला विकल्प है 1 और 2, दूसरा विकल्प है 1, तीसरा विकल्प है 1 और 4 और चौथा विकल्प है 1 और 3। तो यदि विद्यार्थियों आपने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर 3 चुना है, 1 और 4, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में शासन के जो उद्देश्य हैं उनका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। संविधान के स्रोत का उसमें वर्णन नहीं है, या संविधान को लागू करने की तिथि भी नहीं है, लेकिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि इसमें दे रखी है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि, और दूसरा हो जाएगा, पहला विकल्प है शासन के उद्देश्य। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, जिसमें दे रखा है 1 और 4। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं आज की क्विज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, संविधानिक व्याख्या में उद्देशिका उपयोगी है, क्योंकि संवैधानिक जो व्याख्या है, संवैधानिक व्याख्या है, उसमें उद्देशिका उपयोगी है। क्यों उपयोगी है, आपको विकल्प दिए जाते हैं। पहला, यह शक्ति और परिसीमनों का स्रोत है। दूसरा विकल्प है यह संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है। तीसरा विकल्प है यह संविधान की आधारभूत विशेषताओं की संपूर्ण सूची प्रदान करती है। और चौथा विकल्प है यह मूल्य भारित शब्दों का प्रयोग करती है। तो कह रहा है कि संवैधानिक व्याख्या करने में, संविधान की व्याख्या करने में उद्देशिका उपयोगी है। क्यों उपयोगी है, तो आपको जो 4 विकल्प दिए गए हैं, यदि विद्यार्थियों आपने इसका उत्तर विकल्प नंबर 2 चुना है, यह संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य हैं और दर्शन हैं, उनको सम्मिलित करती है, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो देखिए, यह संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। यह संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की हमारी क्विज का अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने भारतीय संविधान के स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित किया है। आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय को बताना है जिसने भारतीय संविधान के स्वरूप को सबसे अधिक प्रभावित किया है। और वास्तव में यदि देखा जाए तो यह बात बिल्कुल सही है। तो आपको विकल्प दिए जाते हैं। पहला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, दूसरा विकल्प है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तीसरा विकल्प है गोपालन बनाम मद्रास राज्य, और चौथा है उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो इनमें से सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने भारतीय संविधान के स्वरूप को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? तो यदि विद्यार्थियों आपने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर 2 चुना है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो निर्णय था उसने भारतीय संविधान के स्वरूप को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इसमें क्या कहा गया था? देखिए विद्यार्थियों, 1973 में, कब है? 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की, कितने? 13 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने संवैधानिक रुख में संशोधन करते हुए कहा कि संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। तो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश 13 न्यायाधीशों की पीठ थी, 7 से निर्णय दिया था। यह 13 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने संवैधानिक रुख में संशोधन करते हुए कहा था कि संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है, यानी संविधान संशोधन पर एक प्रतिबंध है यह संसद द्वारा, कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। यानी संविधान का मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। कब कहा था? 1973 में। किस मामले में कहा था? तो यह कहा था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में कहा था कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्न में से किस देशी रियासत को विलय पत्र, किसके द्वारा? विलय पत्र के द्वारा भारत में मिलाया गया था? तो आपको बताना है कि वो कौन सी देशी रियासत थी जिसको विलय पत्र के द्वारा भारत में मिलाया गया था। आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं, मैसूर, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है जूनागढ़ और चौथा है हैदराबाद। तो यदि विद्यार्थियों आपने इसका उत्तर सुना है जम्मू कश्मीर, तो बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 को 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के शासक थे हरि सिंह, जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और इसी के साथ जम्मू कश्मीर रियासत को भारत में मिला लिया गया था। तो इस प्रकार से विलय पत्र के द्वारा किस रियासत को मिलाया गया था? जम्मू और कश्मीर रियासत को मिलाया गया था 1947 में। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत का अर्थ क्या है? यानी हमने जो इससे पहले वाला जो प्रश्न था उसमें देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भाई संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मूल ढांचा, तो अब वो मूल ढांचा है क्या जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता? तो संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत का अर्थ क्या है? पहला है, इसके कुछ हिस्से इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन्हें हटाया नहीं जा सकता। दूसरा विकल्प है, प्रस्तावना जो संविधान का हिस्सा होते हुए भी इसकी भावनाओं को व्यक्त करती है। तीसरा विकल्प है, अनुच्छेद 368 में स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। और चौथा विकल्प है, मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि क्या बताना है कि संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, इसके कुछ हिस्से इतने महत्वपूर्ण है कि इन्हें हटाया नहीं जा सकता। तो देखिए, मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत का अर्थ है कि इसके कुछ हिस्से इतने महत्वपूर्ण है कि उन्हें हटाया नहीं जा सकता। तो अब वो मूल ढांचा है क्या, यानी महत्वपूर्ण जो तत्व हैं
सिद्धांत हैं वो क्या हैं? तो देखिए विद्यार्थी, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोच्च रहेगा। कानून का शासन है, कानून का शासन रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। शक्तियों के जो पृथकीकरण का सिद्धांत है, उसमें किसी प्रकार परिवर्तन हो सकता। संघवाद है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से धर्मनिरपेक्षता है, इसी प्रकार से संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है, संसदीय जो शासन प्रणाली है। तो इस प्रकार जो कल्याणकारी राज्य की भावना है, तो ये बातें इनमें इनका जो मूल ढांचा माना गया इनको, तो इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत का अर्थ है कि इसमें कुछ हिस्से इतने महत्वपूर्ण है कि उन्हें हटाया नहीं जा सकता, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो संविधान सभा के कितने सदस्य थे उस समय, जिस समय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, और उस अंतिम बैठक में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? विकल्प नंबर 1 262, विकल्प नंबर 2 284, विकल्प नंबर 3 है 289 और 4 है 287। तो विद्यार्थियों, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी अंतिम बैठक? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो देखिए, जब अंतिम बैठक हुई थी उस समय 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तो विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। कितने सदस्यों ने अंतिम बैठक में हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने अंतिम जो बैठक हुई थी उसमें संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। हमारी क्विज का अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो जो संविधान सभा है उसका जो चुनाव हुआ था वो किस आधार पर हुआ था? पहला है समान मताधिकार के आधार पर, दूसरा है वर्गीय मताधिकार के आधार पर, तीसरा है सर्वमताधिकार के आधार पर, और चौथा है प्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर। तो देखिए, संविधान सभा का चुनाव किया गया था तो उसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व दिया गया था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 2 वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव किया गया था। उसमें प्रत्यक्ष या वैश्य मताधिकार वाली वो बात नहीं थी। आगे है, संविधान की प्रस्तावना के संबंध में क्या सही है? तो जो संविधान की प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसके बारे में क्या सही है? पहला, सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार यह संविधान का भाग नहीं है। तो कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना के संबंध में क्या यह सही है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार यह संविधान का भाग नहीं है? दूसरा विकल्प है, यह न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो क्या यह न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? विकल्प नंबर 3, इसमें एक बार संशोधन किया गया है। यानी अभी तक क्या यह सही है कि प्रस्तावना में अभी तक एक बार ही संशोधन किया गया है? अगला विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संविधान की प्रस्तावना के संबंध में क्या सही है? तो सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार यह संविधान का भाग नहीं है, नहीं भी संविधान का भाग है, तो यह तो सही नहीं, गलत हो गया। इसी प्रकार से यह न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं परिवर्तनीय है, यह भी गलत हो गया। इसमें एक बार संशोधन किया गया, बिल्कुल सही है कि संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन किया गया है? एक बार संशोधन किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा इसमें एक बार संशोधन किया गया है। देखिए विद्यार्थियों, 1976 में, कब है? 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन कर 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता यानी संशोधन करके 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे। कब है? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस प्रकार से अभी तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया है? एक बार संशोधन किया गया है। कब? 1976 में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्या जोड़ा गया संविधान की प्रस्तावना में? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का
कौन सा नाम उल्लिखित है? तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम लिखा गया है? तो देखिए, पहला है भारत और इंडिया, दूसरा विकल्प है भारत और भारतवर्ष, तीसरा विकल्प है भारत और हिंदुस्तान, और चौथा विकल्प है हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो विद्यार्थियों, आपने बिल्कुल इसका उत्तर, यदि विकल्प नंबर एक चुना है, तो आपको उत्तर बिल्कुल सही है, भारत और इंडिया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित किया गया है? भारत और इंडिया। तो देखिए विद्यार्थियों, क्या लिखा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? लिखा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज ए भारत। इसका मतलब यह हुआ कि देश के दो नाम हैं, सरकारी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं और भारत सरकार भी कहा जाता है। तो इस प्रकार इंडिया दैट इज भारत, तो इंडिया और भारत दोनों शब्दों को उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से हम सरकारी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं या फिर भारत सरकार भी कहते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविज का अगला प्रश्न। आज की कविज का अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति किसकी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो आपको विकल्प दिए जाते हैं, 29 अगस्त 1947 को, 16 दिसंबर 1947 को, 29 अप्रैल 1947 को, और चौथा विकल्प है 11 जून 1947 को। तो यदि विद्यार्थियों आपने इसका उत्तर विकल्प नंबर एक चुना है 29 अगस्त 1947 को, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को की गई थी। तो देखिए विद्यार्थियों, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया था। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन बनाए गए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से राजनीति विज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।